आज स्टार्ट करते हैं अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, आज हम बात करेंगे अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सेम है, एनर्जी कंजर्वेशन में भी लगाना है, लेकिन इसमें कंट्रोल वॉल्यूम की प्रॉपर्टी इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनस्टडी फ्लो से क्या समझ में आता है हमें? अनस्टडी फ्लो से हमें समझ में आता है कि कंट्रोल वॉल्यूम की जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। कंट्रोल वॉल्यूम प्रॉपर्टी विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें समझ में आता है अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज योर कंट्रोल वॉल्यूम। ये आपका एक कंट्रोल वॉल्यूम है। यहाँ कुछ एनर्जी इनलेट हो रही है, और कुछ एनर्जी आउटलेट हो रही है। साथ ही साथ जितनी एनर्जी इनलेट हो रही है उतनी एनर्जी आउटलेट नहीं हो रही है, कुछ एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है। यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है। तो जिस रेट से एनर्जी आ रही है माइनस जिस रेट से एनर्जी जा रही है, यानी एनर्जी इनलेट माइनस एनर्जी आउटलेट, जिस रेट उसी रेट से एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी या रिलीज होगी, कुछ भी हो सकती है। हम मान के चलते हैं कि स्टोर हो रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी बाई डी टी, मतलब जिस रेट से एनर्जी इन हो रही है, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। सो दिस इज द सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। ये चीज आपको समझ में आ पा रही है? अब एनर्जी इन किस किस फॉर्म में हो सकती है? एनर्जी इन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी का क्या मतलब बताया था? एंथैल्पी का मतलब बताया था इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज अ थर्मल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी के फॉर्म में स्टोर हो सकती है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर, एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकती है। तो ये फॉर्म्स हैं एनर्जी के स्टोरेज के। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एनर्जी इनलेट क्या क्या हो सकता है। एनर्जी इनलेट, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार फिर से मैं। डी बाई डी टी ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डी ई सी बी बाई डी टी। ई सी बी बाई डी टी मतलब इनसाइड द व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। अब ई इन में हम यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ई इन में हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं? ई इन मतलब एनर्जी इनलेट आपका हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? M1H1 मीन्स एंथैल्पी। इसके अलावा M1V1 स्क्वायर अपॉन 2। इसके अलावा M1GH1 या GH, और इसके अलावा बस इतनी ही एनर्जी है, दैट इज इनलेट। इसके अलावा हम मान सकते हैं कि आपका जो हीट भी है वो इनपुट हो रही है। सो हीट इज ऑल्सो इनपुट। आउटलेट में सेम एनर्जीज हमें मिलेंगी M2H2, या 1 की जगह आप I का यूज करिए, इनलेट MI, एंड इसको हम लिख लेते हैं M आउटलेट MOHO, एंड MOVO स्क्वायर अपॉन 2 एंड MOGH एच भी डिफरेंस हो सकता है, तो एच आई और एच ओ हम लिख देते हैं।
और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो वर्क है वो हमें आउटपुट पे मिल रहा है, दैट इज़ द वर्क। तो इसको अगर मैं लिखूँ, इसको इस फॉर्म में मैं अगर लिखने की ट्राई करूँ, तो डी वाई डी टी इनलेट में क्या क्या एनर्जी मिली हमें, M1H1 माइनस आउटलेट M2 M आउटलेट H आउटलेट प्लस M1 V1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस और MI V1 स्क्वायर अपॉन VI स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी मैं I सब्सक्रिप्ट यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे I बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो MI VI स्क्वायर अपॉन 2 माइनस M आउटलेट V आउटलेट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस M इनलेट GH इनलेट माइनस M आउटलेट GH आउटलेट प्लस Q इनलेट माइनस W आउटलेट, क्योंकि बाहर जा रहा है ये, इट इज लीविंग द सिस्टम, इज इक्वल टू DECB बाई dt। तो अब यहाँ पे हम कुछ एजम्पशंस लेंगे। एजम्पशंस हम लेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो फ्लो ऑफ द कैनेटिक एनर्जी मीन्स कैनेटिक एनर्जी शुड बी नेग्लेक्टेड। हम मान लेते हैं कैनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की नेग्लेक्ट है, चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज नेग्लेक्टेड। हम मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो भी नेग्लेक्ट है, यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। पहले ये दो एजम्पशन हम लेते हैं, तो ये दो एजम्पशन आपको मान के चलना है अभी, यानी कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है दैट इज नेग्लेक्टेड, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेम इनलेट सेम आउटलेट में हमें कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। अगर ऐसा है तो हमारे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, दीज टर्म्स आर कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा उसको मैं फिर से एक बार रीराइट करके आपको दिखा देता हूँ, दैट इज डी वाई डी टी। आप फिर से देख लीजिए, डी वाई डी टी, ये एंथैल्पी का टर्म बचेगा, दैट एंथैल्पी टर्म विल रिमेन एंड Q माइनस W टर्म विल रिमेन। सो एंथैल्पी टर्म बचेगा MIHI माइनस MOHO प्लस Q माइनस W इज इक्वल टू DECB बाई dt। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इनलेट पर एंड आउटलेट में इनलेट और आउटलेट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका चेंज नेग्लेक्ट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, मीन्स जो हमारा HI है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, HI इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Similarly, HO is also not changing with respect to time. These quantities are not changing with respect to time. These quantities are independent of the time. Independent with respect to time. अगर ये इंडिपेंडेंट है, ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ये HI और HO dy dt टर्म से बाहर निकल आएगा एंड वी कैन राइट HI और लाइक दिस HI dMI by dt माइनस ऑफ HO dM by dt और dQ बाई dt को मैं लिख सकता हूँ हीट फ्लो रेट Q डॉट, एंड इसको भी मैं लिख सकता हूँ W। सेम मीनिंग है इसकी, आप सेम मीनिंग ही समझिए।
ठीक है, इज इक्वल टू डी ई सी वी बाई डी टी। तो मैंने अब यहाँ पे कुछ और एजम्पशन ऐड कर दिए। वो एजम्पशन क्या थे कि जो इनलेट और आउटलेट की जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो ये एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट को मैंने डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लिया। ये चीज़ समझ में आ पा रही है आपके? ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन फॉर द अनस्टडी फ्लो बेस्ड ऑन अबव एजम्पशंस। सारे एजम्पशंस को लेते हुए ये हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन आया। अब हम इस गवर्निंग इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे विथ और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम इस गवर्निंग इक्वेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, ये तो था एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हम बात करें सिर्फ मास कंजर्वेशन की, तो मान लीजिए कि एम आई फ्लो रेट इनलेट का है और एम ओ फ्लो रेट आउटलेट का है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एम आई माइनस एम ओ जितना फ्लो रेट आउटलेट का है इज इक्वल टू डी एम सी बी बाई डी टी। यानी कि जिस रेट से यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम में मास चेंज होगा वो होगा एम आई माइनस एम ओ इज इक्वल टू डी एम सी बी बाई डी टी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज द मास कंजर्वेशन इन अनस्टडी फ्लो। दिस इज द एडिशनल इक्वेशन, इट कम्स फ्रॉम द मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये एनर्जी इक्वेशन को डिराइव किया, और इसके साथ साथ अगर हम ये माने डी एम आई बाई डी टी को अगर हम ऐसा लिखें एम आई डॉट, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ एम आई डॉट एच आई माइनस एम ओ डॉट एच ओ प्लस क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू डी ई सी बी बाई डी टी। साथ ही साथ एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ एम आई डॉट माइनस एम ओ डॉट इज इक्वल टू डी एम सी बी बाई डी टी। यहाँ पर मैं एक बार और आपको डायग्राम से थ्रू समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एम आई डॉट इज़ द इनलेट, एम ओ डॉट इज़ द rate of flow at outlet, then change inside the control volume will represented by mi dot minus mo dot is equal to dmcv by dt। इक्वेशन लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट के साथ कंसिस्टेंट रहना है। तो अगर मैं यहाँ पर सारी की सारी यूनिट kg पर सेकंड में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी हमें kg पर सेकंड में आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट को क्रॉस चेक करके अगर आप करेंगे तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज द एनर्जी। अब चलिए समझते हैं एक एप्लीकेशन अनस्टडी फ्लो का। मान लेते हैं कि दिस इज योर पाइपलाइन और ये कनेक्ट है एक टैंक से। तो एक पाइप है जो एक टैंक से कनेक्ट है। दिस पाइप इज कनेक्टेड विद द टैंक थ्रू अ वॉल्व के थ्रू ये कनेक्ट। कुछ इनलेट की प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी जो इनलेट की है वो HI है। तो ये क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनस्टडी फ्लो। क्यों? क्योंकि कोई भी आउटलेट हमें मिल नहीं रहा, तो ऑब्वियसली कंट्रोल वॉल्यूम चेंज होगा, कंट्रोल वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। इनिशियली ये वैक्यूम है, ये हमें पता है, वैक्यूम है, ये हमें पता है, इनिशियली वैक्यूम है। तो सबसे पहले मैं जर्नल अनस्टडी फ्लो इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे। दैट विल बी MIHI MO dot HO plus Q minus W is equal to DECV by DT। यहाँ तक क्लियर है?
और मास भी कंजर्वेशन का भी लिख देता हूँ, एम आई माइनस एम ओ डॉट मीन्स एम आई डॉट माइनस एम ओ डॉट इज इक्वल टू डी एम सी भी बाई डी टी। ये भी क्लियर है। अब यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं कि ये सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा। ऑब्वियसली सिस्टम वर्क नहीं करेगा क्योंकि कोई ना कोई एक्सपेंशन वर्क नहीं हो रहा, कोई सैफ्ट वर्क नहीं हो रहा, तो कोई सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ज़ीरो होगा। कुछ भी आउटलेट हो नहीं रहा है, तो ना मास आउटलेट हो रहा है ना तो एंथैल्पी आउटलेट हो रही है, तो इसका मतलब आउटलेट का सारा खेल खत्म। हीट ट्रांसफ़र के लिए मान लेते हैं सिस्टम इंसुलेटेड है, ये कंप्लीट सिस्टम इंसुलेटेड है। तो अगर ये कंप्लीट सिस्टम इंसुलेटेड है तो आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो ज़ीरो होगा। तो हीट ट्रांसफ़र हो लीजिए, तो निकल के क्या आता है सामने, देखिए एम आई डॉट एच आई यूनिट के साथ हमेशा कंसिस्टेंट रहिएगा, डी ई सी भी बाई डी टी। अब यहाँ इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को अपन यूज करते हैं। एम आई डॉट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ डी एम सी वी बाई डी टी। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि आउटलेट में मास तो है नहीं, तो मास फ्लो रेट एट द आउटलेट विल बी जीरो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे लिखूँगा, डी एम सी वी बाई डी टी एच आई इज इक्वल टू डी ई सी वी। ओहो हो, अब मैं डी ई सी वी बाई डी टी, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको मैं कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दूंगा, इस सिस्टम को मैं कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर एम सी वी मीन्स एम सी भी को मैं चेंज ऑफ एम सी बी यानी कि डी एम सी बी को मैं लिख सकता हूँ एम टू माइनस एम वन एच आई। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करिए और फाइनल और इनिशियल कंडीशन लगाइए, मतलब इनिशियल कितना मास था और फाइनल कितना मास था। तो मान लेते हैं इनिशियल मास m1 था सिस्टम का और फाइनल मास m2 था। ठीक है, तो इसको मैंने सिंपली इंटीग्रेट किया है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी। इज इक्वल टू डी ई सी बी मीन्स ई सी बी एट फाइनल माइनस ई सी बी एट इनिशियल। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ M2 इंटू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ECV फाइनल माइनस M1 ECV इनिशियल। अब एक चीज़ समझिए, ये सिस्टम वैक्यूम है, इसका मतलब मास भी कुछ नहीं होगा, मीन्स M1 क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर M1 ज़ीरो है तो ये फिनिश और ये फिनिश। ठीक है, तो बात जो आएगी आपकी वो आएगी M2HI इज इक्वल टू M2 ECV फाइनल्स, या मैं E फाइनल लिख देता हूँ, इंटरनल एनर्जी एट फाइनल कंडीशन। M2 और M2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बात निकल के आएगी वो आएगी H1 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एट द फाइनल कंडीशन। तो ये एक्सप्रेशन आया, प्रोवाइडेड बहुत सारे एजम्पशंस थे इसमें कि आउटलेट में कुछ भी नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इसके पहले जब मैं डिराइव कर रहा था अनस्टडी फ्लो, तो उसमें भी कई एजम्पशंस मैंने ऐड किए थे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे नेग्लेक्ट हैं। इनलेट में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज नहीं हो रही। ये सारे एजम्पशंस के बाद ये एक्सप्रेशन आया, और इसके बाद अगर हम एक और एजम्पशन ऐड कर देते हैं, दैट इज आइडल गैस एजम्पशन। मान लेते हैं जो गैस है वो आइडल गैस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ CPTI, दिस इज HI, और इसको लिख सकता हूँ CVT फाइनल।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T फाइनल इज इक्वल टू CP अपॉन CV TI, दैट विल बी इज इक्वल टू गामा इंटू TI। तो जो T फाइनल होगा वो गामा टाइम्स ऑफ T इनिशियल होगा, ठीक है। तो T फाइनल क्या है? टेम्परेचर ऑफ द गैस विच इज स्टोर्ड इनसाइड द टैंक, और T इनिशियल क्या है? इनिशियल फ्लो टेम्परेचर एट द पाइप, ठीक है। तो ये सारे एजम्पशंस के बाद ये निकल के आता है। ऑब्वियसली यहां से एक चीज तो बिल्कुल समझ में आती है कि T फाइनल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू T इनिशियल। T फाइनल ज्यादा होगा T इनिशियल से। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं एंथैल्पी, यहाँ पे देखिए एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। इंटरनल एनर्जी में दो कंपोनेंट है, U PV, ठीक है। जब पाइप में था तो इसके दो पार्ट हो गए, U और PV, ठीक है। तो मान लो कि 3 U है और 1 PV है, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर इस 3 की वजह से होगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब ये टैंक में स्टोर हो गया तो सारा का सारा टैंक में ये 3 और 1 मिलके जो 4 हो गए, ठीक है, 4 यूनिट, ये इंटरनल एनर्जी की हो गई। तो ये सारा का सारा 4 यूनिट रिस्पॉन्सिबल है अब टेम्परेचर के लिए। ये एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। कि मान लो 3 यूनिट U के हैं और 1 यूनिट PV के हैं, ये सारे के सारे चारों यूनिट अगर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में टैंक में चले जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अल्टीमेटली एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए जब पाइप से टैंक में कलेक्ट हो रहा है गैस, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फ्लो वर्क भी उसका जो है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।